कितनी देर था और नहीं चलिए रोक लिया आदर और सम्मान के योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी नवनीत सिंह राठी जी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व मेरे विधायक, पार्टी के सीनियर नेता, कि पार्टी के संगठन को और ज्यादा कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को गांव और गांव के अंदर मंच के वार्ड के सदस्य कैसे लेकर के जाया जाए। आज जो पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी जिन लोगों की लगाई गई थी, जिस ढंग से थोड़े समय में जिला की इकाई ने अपनी तरफ से पार्टी के संगठन को जिला के स्तर पर खड़ा किया, वही जोन के स्तर के ऊपर जिस जिम्मेवारी को आपने निभाया उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। जहाँ संगठन की चर्चा सबने करी, वहीं उसके साथ साथ इस बात को लेकर के भी खुलकर के चर्चा हुई थी कि इस प्रदेश में 2 वर्ष से नई जो सरकार थी भाजपा की जेजेपी की, उस सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात प्रदेश के रहे, कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने आई, इन सब बातों के ऊपर भी खुलकर के चर्चा हुई। जहाँ कोरोना की महामारी में सरकार की एक बड़ी जिम्मेवारी बढ़ती थी कि लोगों को इस महामारी से बचाया जाए, लोगों में एक नया विश्वास सरकार के प्रति पैदा किया जाए कि जिस जिम्मेवारी के साथ आपने हमें सत्ता सौंपी, हम उससे बड़ी जिम्मेवारी निभा करके आप लोगों को इस महामारी से बचाने का काम करें। साथ ही महामारी से बचाने की बजाय इस महामारी के आड़ के अंदर हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार ने दो इस तरह के काम किए, दो इतने बड़े घोटाले किए कि अगर मैं एक की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश का किसान जब अपने धान की फसल को मंडी में लेकर के गया था, उम्मीद तो ये करता था, सरकार में बैठे लोगों ने वायदे किए थे कि जब भी किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के आएगा, हम किसान को बोनस के रूप में 200 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा देकर के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वायदा तो था 200 रुपये बोनस का। किसान जब अपनी धान की फसल मंडी में लेके गया तो साथियों 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे किसान की जेब से सरकार में बैठे लोगों ने लूटने का काम किया। धान का घोटाला हुआ, धान के बाद सरसों का घोटाला हुआ, सरसों के घोटाले के बाद गेहूं का घोटाला हुआ। किसान को कहा तो ये गया था इस कोविड की बीमारी में 24 घंटे में आपके खाते में पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन हालात इस किस्म के हो गए थे कि किसान को अपने गेहूं की पेमेंट के लिए 2-2 महीने बैंकों के चक्कर काटने पड़े थे। जहां बैंकों के चक्कर काटे, वही लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, कहीं कोई रेल का मार्ग नहीं चल रहा था, सड़क पे कहीं पर बस और ट्रक नजर नहीं आ रहे थे, हवाई जहाज बंद हो गए थे,
कारखाने बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजों में ताले लगे थे, बाजार बंद थे, छोटी मोटी कहीं कोई दुकान खुली नहीं थी। यहाँ तक कि तंबाकू की किल्लत भी आ गई थी। बावजूद उसके शराब का माफिया इस प्रदेश में खड़ा कर दिया गया और उस शराब माफिया ने जहरीली शराब हरियाणा प्रदेश में बेच करके 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1 करोड़ 20 लाख जो गोदाम में रखी हुई शराब थी, जिसमें सरकार ने सील लगा रखी, उन गोदामों की खिड़कियां तोड़ करके शराब निकाल करके गांव-गांव, शहर कस्बे में घर-घर डिलीवरी देने का काम किया। 100 रुपए वाली दारू 500 रुपए में बेचने का काम किया। उस शराब घोटाले की 3 जांच हुई और 3 में से 2 जांच मुख्यमंत्री ने सभी कराई, लेकिन आज तक जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा नहीं गया। आज तक जो जांच कराई गई, जो रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद साथियों, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। 386 अधिकारियों के खिलाफ एक रिपोर्ट दी गई एफसीआर की तरफ से मुख्यमंत्री को, और उसमें बताया गया कि रजिस्ट्री में बड़ा लेन देन हुआ है। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और उसके साथ साथ इस कोरोना की आड़ के अंदर 450 करोड़ रुपए की दवाई जो खरीदी गई, उसके अंदर भी बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन जांच किसी की नहीं होती। जब घोटाला करके आपके गाड़ी खून पसीने की कमाई को इन लोगों ने अपनी जेब में भरने का काम किया, वही केंद्र की सरकार ने 3 कृषि के काले कानून ला दिए, जिसकी वजह से आज लाखों किसान पिछले 7 महीने से अपना घर बार, परिवार, खेत सब कुछ छोड़ करके टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे और शाहजहांपुर के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लगातार केंद्र की सरकार से मांग कर और कह रहा है कि जो कानून आपने हमारे ऊपर थोपने का काम किया, ये तीनों कृषि के कानून आप वापिस लो। आपने जो वायदा किसान के साथ किया था, उस वायदे को पूरा करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो और एमएसपी की गारंटी का कानून बना करके किसान को सम्मान के साथ घर वापसी कराओ। साथियों, आज इस किस्म के हालात इस प्रदेश में है कि आज लोग सत्ता में बैठे लोगों से नफरत करते हैं। आप लगातार अखबार पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, टेलीविजन देखते हो। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहीं किसी गांव का कार्यक्रम बना लेता है, कहीं कोई सरकारी कार्यक्रम में अनाउंसमेंट करके जाता है, तो बड़े भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपने हल्के के अंदर जब कैमला गांव में किसानों की पंचायत करने जाता है, तो वहां उस गांव के राजपुरुष के गांव के किसान इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री का हेलीपैड उठा करके फेंक देते हैं। अनेक मंत्री जब कई कार्यक्रम बनाते हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। आज की तारीख में ऐसे हालात इस प्रदेश में है कि सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वो जेजेपी के चाहे बीजेपी के, ना तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, और ना ही किसी के दुख में शरीक हो सकते हैं। जहां बीजेपी जेजेपी का दिवालिया पिट गया, वही उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की दाल भी आज बनते हुए बढ़ रही है। आज कांग्रेसी भी आपस में पटे हुए हैं। कांग्रेस के भी अनेक धड़े इस प्रदेश में हैं। केवल प्रदेश में नहीं, आज तो राष्ट्रीय सतह पे भी कांग्रेस 3 जगह बटी हुई है। कहीं सोनिया की कांग्रेस है, कहीं राहुल की कांग्रेस है, कहीं प्रियंका की कांग्रेस है। आज इस तरह के हालात हैं कि कांग्रेस के लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, वो भी आपके साथ रखना चाहते हैं। आज ये मेरा 18वां जिला है। अब से पहले मैं 17 जिलों में जाकर के आया हूं, और 17 के 17 जिलों में कोई जिला ऐसा नहीं था जिस जिलों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौधरी जयलाल के प्रति अपने आप को रखना
आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लोग इस तरह से आज तैयार बैठे हैं कि कोई जाकर के उनसे बातचीत करने वाला चाहिए। इसलिए हमने एक फैसला किया है कि अगला एक पखवाड़ा जो है इस बात का भी बनाएंगे कि उसमें केवल और केवल नए लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे, कोई मीटिंग नहीं कराएंगे। आज हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। हुड्डा तो पूर्ण रूप से कांग्रेस के बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। उदाहरण आपके सामने है, अगर ज्यादा लंबा चौड़ा बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जब मैं एलओपी था, जब मैं लीडर ऑपोजिशन हुआ करता था पिछले 5 वर्षों से, उस वक्त में राज्यसभा का एक चुनाव आया था। उस चुनाव में 2 सीटें खाली थी। एक सीट पे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह चुने गए, दूसरी सीट के ऊपर चुनाव हुआ, वोट पड़े थे। और जब वोट पड़ रहे थे तो हमारे और कांग्रेस के मिलाकर के 37 वोट थे और भाजपा के पास वोटों की गिनती केवल 22 थी। 22 वोट थे, हमारे 37 से 15 वोट ज्यादा थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे सामने एक ऑफर आई थी, मुझे उन्होंने टेलीफोन करके एक मैसेज दिया था, कहा था कि अगर आप रुक जाएं तो फिर उनकी बात में ऐसा उम्मीदवार हम खड़ा कर लेते जिसपे आपको भी एतराज ना हो, हमें भी एतराज ना हो। क्या आप चाहते हो कि भाजपा का राज्यसभा का मेंबर दूसरा ना बढ़े? मैंने कहा मेरी तो इच्छा ही है, लेकिन कोई ऐसा नाम बताओ, कोई ऐसा नाम सुझाओ जिसपे दोनों पार्टियां सहमत हो जाए। कांग्रेस के अहमद पटेल आज हमारे बीच में नहीं, उनकी तरफ से 2 नाम आए थे, जिसमें एक नाम आर के आनंद का था। आर के आनंद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। हमारी पार्टी से फरीदाबाद से पिछला लोकसभा का जो चुनाव था उन्होंने लड़ा था, हमारी पार्टी में रहे, हमारे साथ उनके पारिवारिक संबंध थे, कांग्रेस के साथ भी उनके पुराने संबंध रहे। उनका जब नाम आया तो हमने उनके उस नाम पर सहमति दे दी। जब वोट डलने लगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर के आनंद को वोट देने के बजाय अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। मैंने उसी वक्त हुड्डा से कहा कि इसका मतलब तो आप भाजपा की मदद करना चाहते हैं, आपने इसलिए अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। तो कहने लगा मेरी गलती है, मैं अपना वोट किसको दूं या ना दूं। उसके बाद साथियों 13 जो एमएलए कांग्रेस के थे जो हुड्डा के गुट के माने जाते थे, गिने जाते थे, उन्होंने पेन की स्याही बदल करके, पेन बदल करके अपने 13 वोट कैंसिल करा करके और भाजपा के सुभाष चंद्र बोस को जिताने का काम किया। वहीं जब उसको भाजपा की मदद करी, 13 वोट कैंसिल कराए, अपना वोट खाली छोड़ करके आया। उसके बाद अब जब राज्यसभा के 2 चुनाव थे तो जहां भारतीय जनता पार्टी के पास वोटों की गिनती, सिरों की गिनती पूरी थी, तब भी उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा किया। अब तो उनके पास 29 वोट थे, 1 वोट चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के अंदर 8 ऐसे एमएलए हैं जो शैलजा के ग्रुप के माने जाते हैं। शैलजा का टिकट कट रहा था, शैलजा के एमएलए जो साथी थे वो खुला कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी तो हुड्डा के लड़के को सबक सिखाने का काम करेंगे, हम बीजेपी के उम्मीदवार को बताएंगे। जो भी दूसरा कोई कैंडिडेट बनकर के आएगा उसके पक्ष में अपना वोट डाल देंगे। जहां साथी वो दूसरे के पक्ष में वोट डालना चाहते थे, वहीं भाजपा ने दूसरा उम्मीदवार उतारने के बजाय हुड्डा के लड़के को निर्विरोध जिताने का काम किया। तो फिर आपस में मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए? ये दोनों आपस में मिले हुए, एक दूसरे की मदद में लगे हुए। इसलिए लोगों की आज इच्छा है कि लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों को सबक सिखा करके आने वाले समय में आपके पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे याद है साथियों कि किस तरह से आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से प्रयास किए और फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को जो सत्ता के लालची थे, जिन्होंने कहीं अपने आप को सत्ता के लालच में आपकी पार्टी के संगठन को कमजोर करके अपना दाव लगाने का काम किया। पहले कांग्रेस पार्टी ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, उसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत सीबीआई केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के 10 वर्ष की कैद कराई।
10 साल की कैद हो गई थी। उसके बाद हमारा विधानसभा का सत्र आ गया। विधानसभा का सेशन था और सेशन के अंदर संभावित था कि दोनों पार्टियों के जो एमएलए थे उनमें आपस में टकराव होना था। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। हमारे विधायक तो खुल करके कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों का षड्यंत्र है और कांग्रेस ही कहीं हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की बात कह रहे थे। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर के मुझसे कहा था कि अभय सिंह जी, बजाय विवाद में पड़ने के अभी आपके पास हाईकोर्ट जाने का मौका है। कोई अच्छा वकील को अच्छी पैरवी करो ताकि इससे पीछा छूट जाए। कटाक्ष किया था उसने, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि तो अपने षड्यंत्र में कहीं कामयाब हो गया। इसलिए इस किस्म की बात कह रहा था। साथियों, कहते हैं परमात्मा के घर में देर तो है, देर नहीं है। चौटाला साहब तो अपने 10 साल की सजा पूरी कराई। चौटाला साहब तो आपके बीच में आने वाले हैं। चौटाला साहब को डॉक्टरों ने आराम बता रखा है। जैसे ही डॉक्टर स्वास्थ्य लाभ पूरा करने के बाद इजाजत देंगे, चौटाला साहब स्वयं आपके बीच में आकर के आपसे मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे। जब संगठन को मजबूत करेंगे, वही कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी को कैसे सबक मिले, इसके लिए आपसे मिलकर के सारी बातों की चर्चा करें। मैं कह रहा था कि परमात्मा के घर में देर जो है, देर नहीं है। चौटाला साहब तो आगे। आज से कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी थी और उस खबर के अंदर लिखा हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने अपनी चार्ज खरीद करके चार्जशीट जो है पंचकुला के सेशन कोर्ट के सीबीआई की सेशन कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने उसको मंजूर भी कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप मंजूर कर लिए। जहां चार्जशीट मंजूर होगी, वही अगले दिन के अखबार की खबर थी कि हुड्डा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई। 4 जजों में मान लिए गए। नीचे 2 लाइन में लिखा हुआ था कि हुड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैंने हुड्डा साहब को टेलीफोन कर लिया। मैंने कहा, हुड्डा साहब, अखबार में खबर छपी है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। कहने लगे, मैंने टेस्ट करवाया था और मेरा टेस्ट जब पॉजिटिव आ गया, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव है। मैंने पूछा कौन से हॉस्पिटल में? कहने लगा, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में। मैंने कहा, परमात्मा करे आप दोनों जल्दी स्वस्थ हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छे अस्पताल में चले गए, अच्छा इलाज होगा, जल्दी ठीक हो जाओगे। इस कोरोना से तो बच जाओगे, लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर करी है उससे कैसे बचोगे? उसके लिए कोई अच्छा वकील करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद था उसने मुझे राय दी थी और मौका मिला, मैंने फिर तुरंत हुड्डा साहब को राय दी कि एक अच्छा वकील आपको भी करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि हुड्डा साहब, मैंने 10 साल लगातार निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोई ऐसा वकील इस देश का नहीं छोड़ा जिसके पास मैंने जाकर के चौटाला साहब के केस की पैरवी ना कराई। अगर तेरी जानकारी में ना हो तो मुझसे राय लेना, अच्छे वकील भी बता दूंगा। मेरा कहने का मतलब है, हुड्डा जेल में जाएगा, हुड्डा जेल से नहीं बच पाएगा। और हुड्डा जब जेल जाएगा तो कांग्रेस बिखर जाएगी कि नहीं बिखर जाएगी? हुड्डा तो चौटाला साहब को जेल भेज करके कहीं लोकदल पार्टी का अंत करना चाहता था। ये लोकदल तो फिर खड़ी होगी कि नहीं होगी? खड़ी होगी। आज की आपकी मीटिंग से ऐसे लगता है जैसे आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। इन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश करी। आज उनके हालात किस किस्म के, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आज बेचारे अपने घर में भी रात को चोरी छिपे जाते हैं। ये कह करके अपने घर नहीं जा सकते कि अपने घर जा रहे। मेरे से पहले जिक्र कर रहे थे कि आज अगर किसी भी सड़क से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ी जब निकलती है,
टोल बैरियर के आगे से जब आप जाते हो तो धरने पे बैठे हजारों किसान आपकी तरफ हाथ खड़ा करके मान और सम्मान आपको देते हैं। मान सम्मान देते हैं कि नहीं देते? इसलिए देते हैं कि आपकी पार्टी ने किसानों की इस लड़ाई के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। आपने इस किसान आंदोलन को एक बड़ी ताकत दी है। और दूसरी पार्टी के जेजेपी बीजेपी वाले को झंडी दिखाई आजकल तुम्हें है कहीं कोई झंडी? अगर किसी के झंडी है भी तो जैसे लिखा था ना टोल बैरियर 1 किलोमीटर दूर है, गाड़ी रोकता है, झंडी उतार के जेब में डाल लेता है, भाड़े डाल लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज उन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है जो लोग हमारे थे, गलती से किसी गलतफहमी के शिकार होकर के किसी के बरगलाने की वजह से हमें छोड़कर के कहीं दूसरी जगह चले गए थे। आज हम आपके साथ फिर आना चाहते हैं। आप उनको से संपर्क करो, उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो। और वही जैसे मेरे से पहले सारे साथियों ने बताया था कि संगठन को कैसे गांव के सदर पे, गांव के सदर से फिर पंचायत के वार्ड के सदर तक लेकर के जाओ। सीधा तरीका है। आपने जोन के सदर के ऊपर अपना संगठन खड़ा कर लिया, अब इसको गांव के सदर पे ले जाओ। गांव के अंदर एक सरपंच होता है, उसके साथ 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 पंच भी होते हैं। गांव की आबादी के मुताबिक गांव में पंचों के वार्ड बड़े हैं। किसी गांव में 6 पंच है, किसी गांव में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है। सबसे पहले गांव के अंदर एक कार्यकर्ता को गांव का अध्यक्ष बनाओ, जो आपकी पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, जो पार्टी के प्रति समर्पित हो, जो आपकी पार्टी के प्रति समय निकाल सके। ऐसे साथी को सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव। उसका चुनाव करने से पहले पंच के वार्ड के सदर पे एक एक साथी उसका पंच का वार्ड बनाओ, मेंबर बनाओ। और उसके बाद उनसे मिलकर के पूछो कि बताओ तुम्हारा अध्यक्ष किसको बनाना है, फिर उसको अध्यक्ष बनाओ। और उसके साथ साथ जो 16 सेल है आपके, उन 16 सेलों के जो साथी है वो एक एक सेल एक एक वार्ड के पंच में जाके, पंच के वार्ड में जाकर एक एक घर के मेंबर को, एक घर को अपने सेल के साथ जोड़ने का काम करो। 16 सेल तुम्हारे हैं। एक वार्ड में अगर एक घर एक सेल अपना लेता है तो फिर 16 घर आपके साथ जुड़ जाते हैं। 16 का मतलब 80 वोट कम से कम आपकी पार्टी के साथ एक पंच के वार्ड में जुड़ेंगे। 80 वोट जब आपके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर साथियों मान के चलो आपकी पार्टी को कोई हराने वाला नहीं होगा, फिर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी। इसी तरह शहर के जो वार्ड है, शहर के वार्ड के सदर पे संगठन खड़ा करने की बजाय बूथ के सदर पे खड़ा करो, क्योंकि वार्ड तो बड़े हैं, बूथ ज्यादा है उनमें। और बूथ के अंदर भी वोट 1,000 के करीब है, कहीं 900 है, कहीं 1000 है, कहीं 1100 वोट है। उनके अंदर भी एक वार्ड के अंदर एक बूथ के ऊपर कम से कम 5 परिवारों को एक सेल अपने साथ जोड़ने का काम करें। वहां 80 घर अपने साथ जोड़ो, ताकि 400 वोट जो है उस बूथ के ऊपर आपकी पार्टी का आपके पक्ष में खड़ा हो जाए। आने वाले समय में फिर शहर में भी आप चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई नगर निकाय हो, और चाहे कोई और दूसरा चुनाव होगा, फिर उसमें आपकी पार्टी 100% जीतने का काम करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी पार्टी का संगठन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति इस काम को आखिरी मुकाम तक ले जाने का काम करेगा। ले जाओगे आखिरी मुकाम तक। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आपका। ये बात आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय हिंद।